नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेटेट का पहला क्लास करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे आज बेसिक ऑफ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि आपके न्यू सिलेबस जो अभी जैक के द्वारा जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। और इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। और इससे 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। उससे पहले आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा जेटेट का फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो 10 तैयार किया गया है, जो कि अभी मात्र आपको ये ऑफर प्राइस पर, जिसका प्राइस जो है 500 है, आपको 149 पर मिल रहा है। वहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है जो कि लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। इसका प्राइस जो है वो 2000 है, बट ये भी मात्र ऑफर प्राइस पे आपको 499 पे आपको मिल रहा है। इसमें आपको सीडीपी, कंप्यूटर, सोशल साइंस, खोरठा और हिंदी, ये सभी आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लस साथ में आपको 6 to 8 का जो बुक है वो भी आपको ऐप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसका कोई भी अलग से चार्जेज नहीं लगेगा। तो जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना हो, आप लोग झार शिक्षा का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसमें इनरोल हो सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये भी आपको मिल रहा है। बाद में इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो आप लोग जल्दी कीजिए और इससे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो सके वहाँ पर ही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो आप सभी को वेल नॉन होंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। किसका? तो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटरों को हम लोग 1940 से लेके 1950 तक के बीच में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। रही बात ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग है ये आपका सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में होता था। वहीं आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो प्रयोग है ये आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। और वहीं माइक्रो प्रोसेसर जो है ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर मौजूद वह कौन सी कुंजी है, यानी कि कौन सी की बटन है जिसका उपयोग कर्सर के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किया जाता है? तो कर्सर कीबोर्ड का कौन सा ऐसा की है जो कि कीबोर्ड जैसे हम लोग लिखते हैं तो उसका जो लेफ्ट साइड है उसको मिटाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बैक स्पेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक स्पेस हो जाएगा। वहीं अगर राइट साइड अगर बोलेगा तो राइट साइड जो होगा वो डिलीट की, यानी कि डिलीट बटन से हम लोग राइट साइड के लिखे हुए अक्षरों को मिटाते हैं। वहीं इसमें याद रखना है कि स्पेस बार जो होता है वह कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है। क्या होता है? स्पेस बार जो होता है वो कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है। वहीं एंटर बटन का उपयोग हम लोग जो है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए करते हैं। किसका? तो एंटर बटन का प्रयोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि माउस के बीच में स्थित स्क्रॉल व्हील का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्क्रॉल की का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है पेज या जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको ऊपर या नीचे खिसकाने का कार्य किया जाता है। यानी कि उसको व्हील को जब हम घुमाते हैं तो पेज या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। इसका काम क्या है? तो डॉक्यूमेंट या पेज को ऊपर नीचे खिसकाने का काम करना। किसका? तो माउस के स्क्रॉल व्हील का कार्य है। इसमें आपको याद रखना है कि माउस में जो कितने होते हैं टोटल
तीन बटन होते हैं। लेफ्ट बटन जो होता है वो की सिलेक्ट करने के लिए होता है, और या फिर लेफ्ट बटन को हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो जो भी कुछ फोल्डर रहता है वो ओपन हो जाता है। वहीं राइट क्लिक हम जो जब करते हैं तो उससे स्पेसिफिक ऑप्शंस जो होते हैं वो उसमें खुल जाते हैं। राइट क्लिक में क्या होता है, तो स्पेसिफिक ऑप्शंस जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि MS पेंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में किसी बंद आकृति जैसे कि वृत्त या आयत के अंदर एक बार में रंग भरने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि ये आकृति है, अगर इसमें हम लोग एक बार में अगर रंग फिल करना हो तो हमें किस टूल का उपयोग करना पड़ेगा, तो हमें फिल विथ कलर, किसका, तो फिल विथ कलर का उपयोग करना पड़ेगा। वहीं अगर हमको मिटाने के लिए इरेजर का उपयोग करना पड़ता है, किसके लिए, तो मिटाने के लिए हम लोग इरेजर टूल का प्रयोग करते हैं। पेंसिल टूल का हम लोग स्केचिंग के लिए करते हैं, किसके लिए, स्केचिंग के लिए करते हैं। वहीं ब्रश का भी हम लोग क्या करते हैं, पेंट करने के लिए करते हैं, किसका, ब्रश टूल का प्रयोग हम लोग पेंट के लिए करते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न है, जब आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर हो जाता है। यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वह अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप से कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, तो वह टेम्परेरी रूप से जाके रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। कहाँ, रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। अगर हमें गलती से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन से जाके हम लोग उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं और उसको हम लोग अपना यूज कर सकते हैं। तो ये अगर हम लोग डिलीट करते कहाँ जाकर रहता है, ये रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर, कहाँ, तो रिसाइकल बिन में, याद रखना है। अगला प्रश्न अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से, डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से में दिखने वाली पट्टी यानी कि बार को क्या कहा जाता है, जहां स्टार्ट बटन और खुले हुए प्रोग्राम दिखाई देते हैं। यानी कि कंप्यूटर जब हम लोग खोलते हैं तो उसके नीचे में ये पट्टी दिखाई देता है जिसमें से आपका स्टार्ट बटन और जो खुले हुए प्रोग्राम है वहां दिखाई देते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, तो बताइए उसको क्या बोला जाता है, तो उसको टास्क बार बोला जाता है। क्या बोलता है, तो टास्क बार बोलता है। वहीं डेस्कटॉप के ये टॉप में दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइटल बार बोला जाता है। क्या बोलता है, उसको टाइटल बार बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो टास्क बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टास्क बार हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। हमें इनपुट डिवाइस नहीं है, हम याद रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि नहीं हमें पूछा गया है। तो कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, जिसमें से हम लोग नंबर, वर्ड्स ये सब टाइप करके हम लोग कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। माउस जो है ये भी आपका इनपुट डिवाइस, जिसमें हम लोग लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक करके हम लोग इनपुट देते हैं। स्कैनर भी आपका क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, जो कि लिखे हुए अक्षरों को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में हम लोग उसको ले सकते हैं। क्या है, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। वहीं मॉनिटर की बात करें तो ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ये हमें देखने के कार्य में यूज किया जाता है, किसका, तो मॉनिटर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी कि मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। हमें क्या क्वेश्चन में था कि इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मॉनिटर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है। अभी हम बताया आपको कि स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है, कि हार्ड कॉपी या जो भी टेक्स्ट होता है या चित्र होता है उसको डिजिटल रूप में कंप्यूटर में सेव करना है। दैट मीन्स स्कैनर जो एक प्रकार से इनपुट डिवाइस का काम करता है, और यह जो है हार्ड कॉपी पर मौजूद जितने भी टेक्स्ट होते हैं, चित्र होते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर में सेव रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। MS वर्ड 2007 या इसके बाद के संस्करणों में बनाई गई फाइल
का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो MS वर्ड 2007 और उसके बाद जितने भी संस्करण आए हैं उसमें जो फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपका क्या हो जाएगा? तो वह .docx होता है। क्या होता है? तो .docx होता है। ये कब का है? तो 2007 या उसके बाद के संस्करण में किसका? तो MS वर्ड का होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ये .xls, ये किसका है? ये MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। वहीं TXT जो है ये किसका एक्सटेंशन है? यह नोटपैड का एक्सटेंशन है। वहीं डॉक जो है ये 2007 से पहले का एक्सटेंशन था। क्या? तो DOC यानी कि डॉक फाइल। याद रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, .docx। क्या हो जाएगा? .docx हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है MS वर्ड या किसी अन्य प्रोग्राम में आपके द्वारा किए गए अंतिम कार्य यानी कि लास्ट वर्क को पूर्वतः यानी कि अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि बताना है कि अंडो के लिए कौन सा शॉर्टकट की जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो Ctrl+Z हो जाएगा। यानी कि अंडो करने का काम क्या है? तो Ctrl+Z। Ctrl+C से हम लोग क्या करते हैं? तो कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं किसी भी टेक्स्ट या इमेजेस को। वहीं Ctrl+V से क्या करते हैं? यानी कि उसी जो कॉपी किया जाता है, जो क्लिप पार्ट में चला जाता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको पेस्ट करते हैं कहीं पर जहां हमको रिक्वायरमेंट होता है। वहीं Ctrl+Y का काम क्या है? इसका काम है रेडो करना। क्या काम है? रेडो करना। यानी कि जेड से मतलब Ctrl+Z से जो पहले है उसको क्या करना, वो अब वापस से फिर से करना है। यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अंडो का कार्य क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा Ctrl+Z हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम लोग का अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में एक वर्कशीट मूल रूप से किन दो चीजों से मिलकर बनी होती है? यानी कि MS एक्सेल जो होती है इस प्रकार की वर्कशीट होती है, यह मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ये रो और कॉलम से बनी होती है। किससे बनी होती है? तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसे कॉलम बोलते हैं। तो ये जो MS वर्कशीट जो होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यानी कोई भी हम लोग फॉर्मूला लगाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है? यानी कोई भी फॉर्मूला हम लोग जब MS एक्सेल में लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? तो इक्वल टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो इक्वल टू लगा के ही हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि इक्वल टू सम, क्या लिखते हैं? इक्वल टू सम A1 कॉलन A5। ये क्या हो गया? ये एक सम का जनरल फॉर्मूला हो गया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो C हो जाएगा। यानी कि बराबर का चिन्ह हम लोग लगाते हैं MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इसके द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है, इक्वल टू के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 कि MS पावर पॉइंट में शुरू से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब MS एक्सेल पावर पॉइंट जब बना लेते हैं तो उसको हम लोग फर्स्ट पेज से स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम लोग जो है कौन सा की बटन का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग करते हैं कौन सा? तो F5 का। किसका? तो F5 का। और अगर हम लोग को लग रहा है कि जिस पेज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं वही पेज से हमको स्लाइड शो का रिक्वायरमेंट है और उसी पेज को हम सिर्फ स्लाइड शो करना है, उसी से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम लोग करेंगे Shift+F5। क्या इस्तेमाल करेंगे? तो Shift+ हम लोग F5 करेंगे। तो जहां पर आप वर्क कर रहे हैं उसी से आपका स्लाइड शो हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। F1 की तो जनरली हेल्प के लिए यूज किया जाता है, वहीं F2 का प्रयोग जो है आपका सेव एज के लिए किया जाता है। जनरली सेव एज के लिए किया जाता है, लेकिन ये हर चीज में ये वर्क नहीं करता है। मतलब किसी किसी में ये सेव एज का प्रयोग करता है, किसी किसी में दूसरे फंक्शन दूसरे वर्क करने लगता है। लेकिन MS पावर पॉइंट में F12 जो है ये सेव एज का वर्क करता है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए की शॉर्टकट क्या है, मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वह क्या है। अगर हम लोग को एमएस वर्ड में एक नया स्लाइड ऐड करना है तो हमें कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट देना पड़ेगा, बताइए। तो कौन सा शॉर्टकट देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग Ctrl+M करते हैं। क्या करते हैं, तो Ctrl+M करते हैं। वहीं Ctrl+S से हम लोग क्या करते हैं, तो सेव करते हैं, यानी कि जो पहले से सेव किया गया है उसको हम लोग सेव करने के लिए, जैसे कुछ भी हम लोग री एडिटिंग करते हैं तो उसको सेव करने के लिए हम लोग Ctrl+S करते हैं। वहीं अगर उसी चीज को हम लोग को प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके हम लोग करते हैं Ctrl+P का उपयोग करते हैं। किसका, तो Ctrl+P का उपयोग करते हैं। वहीं Ctrl+N का उपयोग जो होता है हम लोग न्यू प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए, हम लोग न्यू प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए Ctrl+N का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास मुख्य रूप से क्या होने चाहिए। मतलब आप अगर इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट सामान है वो क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि आईएसपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आईएसपी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। उसके बाद आपका एक मोडम और राउटर भी होना चाहिए, या तो मोडम या राउटर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाए कि उपरोक्त आपके पास सभी होना चाहिए, तभी जाके आप एक इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। क्या होता है, तभी आप जो है इंटरनेट से जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। यानी बताना है कि वेब ब्राउजर का उदाहरण जो है वो कौन नहीं है। जैसे कि गूगल क्रोम ये आपका वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी आपका वेब ब्राउजर है, और एप्पल सफारी ये भी आपका वेब ब्राउजर है। बट आपका गूगल जो है ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। क्या है, गूगल जो है एक सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह सी हो जाएगा, यानी कि गूगल जो हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न है, ईमेल पते में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल या प्रतीक का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप ईमेल आईडी और डोमेन नेम के बीच अलग करना है तो उसके लिए हम लोग इन चारों में से कौन सा जो सिंबल है उसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग @ का उपयोग करते हैं। किसका, तो @ का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान के लिए RK स्टूडियो @gmail.com, ये एक जनरल जीमेल आईडी है। तो इसमें जो @ है ये फर्स्ट वाला हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर नेम, और जो gmail.com है ये क्या है, डोमेन नेम है। तो इस दोनों को कौन अलग कर रहा है, तो @ जो है वो दोनों को अलग कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑनलाइन कक्षाओं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए शिक्षकों द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन कौन से हैं। यानी कि जब ऑनलाइन क्लासेस लिया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो सबसे ज्यादा जो उपयोग होने वाले एप्लीकेशन है वो कौन है, तो है जूम मीटिंग और गूगल मीट। क्या है, तो जूम मीटिंग और गूगल मीट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कि गूगल मीट या जूम क्लास के दौरान अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या कोई पीपीटी छात्रों को दिखाने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब क्लास के दौरान अगर स्टूडेंट्स को अपना पीपीटी शो कराना हो तो उसके लिए कौन सा फीचर का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो है शेयर स्क्रीन या प्रेजेंट नाउ। कौन सा, तो शेयर स्क्रीन और प्रेजेंट नाउ फीचर्स का उपयोग किया जाता है किसके माध्यम से, तो गूगल मीट या जूम क्लास के माध्यम से।
अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये बताना है कि दीक्षा पोर्टल जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। उससे पहले आप लोग को दीक्षा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है किसका? तो दीक्षा का फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों और छात्रों के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना। क्या करना? तो छात्रों और शिक्षकों के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है निष्ठा कार्यक्रम मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो बताना है कि निष्ठा कार्यक्रम जो है ये आपका किससे संबंधित है। सबसे पहले हम लोग निष्ठा का फुल फॉर्म देखते हैं। तो निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट होता है। क्या होता है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट होता है। तो इसका मुख्य कार्य जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका मुख्य कार्य जो है आपका स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित। किससे? तो स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग का क्या है देखते हैं कि पीएम ई विद्या पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पीएम ई विद्या पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में मल्टी मोड एक्सेस दैट मीन्स डिजिटल ऑनलाइन एयर ऑन एयर को एकीकृत करना। क्या करना? तो शिक्षा में मल्टी मोड एक्सेस जिसमें से डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑन एयर हो गया, उसको एकीकृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग का क्या तात्पर्य है। यानी कि बताना है कि फिशिंग का क्या अर्थ होता है, यानी कि फिशिंग का मीनिंग बताना है कि इसका फिशिंग क्या होता है। तो ये होता है ईमेल या मैसेज के जरिए फर्जी लिंक भेजकर लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां जैसे कि पासवर्ड हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया इत्यादि को चुराना। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको फिशिंग बोलते हैं। और ये आजकल बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है क्योंकि अभी डिजिटल जितना इजी एक्सेस हो गया है उतना लोगों के लिए खतरनाक भी हो गया। इसलिए किसी के साथ आप अपने पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स ना शेयर करें क्योंकि ये आप ऐसा शेयर करते हैं तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि ईमेल या मैसेज के जरिए फर्जी लिंक भेजकर लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां इकट्ठा करना या चुराना। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस और हैकर्स से बचाने के लिए किस सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर को अगर कोई दूसरा एक्सेस कर रहा है यानी कि हैक कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करने के लिए आपका फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। किसका? तो फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। सिंपली बताना है कि आईसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आईसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा में एआई का क्या अर्थ है और इसका उपयोग क्यों बढ़ रहा है। तो बताना है कि शिक्षा में जो एआई है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है और यह
जो इसका उपयोग है क्यों बढ़ रहा है। तो एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और यह व्यक्तिगत अधिगम और मूल्यांकन के लिए बहुत ही आज के दौर में उपयोग हो रहा है, इसलिए इसका जो उपयोग है वह बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड की सबसे ऊपरी पंक्ति में F1, F2 से लेकर F12 तक की कुंजियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। यानी कि कीबोर्ड के ऊपरी देखते हैं कि हम लोग F1, F2, F3 से लेकर F12 तक के बटन्स होते हैं, यानी कि कीज होते हैं। तो उन कीज को क्या कहा जाता है? तो उन कीज को फंक्शन कीज कहा जाता है। क्या करता है? तो फंक्शन कीज कहा जाता है। वहीं देखते हैं कि कीबोर्ड के राइट साइड में, बड़े वाले कीबोर्ड में नंबर्स लिखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसे न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। क्या बोलता है? उसे न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। वहीं ए से लेके जेड तक ये जो होते हैं, इन सबको क्या बोला जाता है? इसको अल्फाबेटिक कीज बोला जाता है। क्या बोलता है? अल्फाबेटिक कीज बोला जाता है। 4 जो कीज होते हैं, ये देखिएगा कीबोर्ड के राइट साइड में, इस 4 जो एरो कीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको नेविगेशन कीज बोला जाता है। क्या बोलता है? तो नेविगेशन कीज बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि फंक्शन कीज बोला जाता है F1 से लेके F12 तक की सामूहिक रूप से कुंजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैप्स लॉक कुंजी का मुख्य कार्य क्या है। तो कैप्स लॉक कुंजी का जो मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है टाइप किए जा रहे अक्षरों को कैपिटल या बड़े लेटरों में लिखना। जब हम लोग कैप्स लॉक की ऑन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप करते हैं, तो जो सभी लेटर्स जो हैं वह कैपिटल लेटर्स में टाइप होने लगते हैं। और उसको जब हम लोग ऑफ रखते हैं तो सभी लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर में वो टाइप होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि उसका मुख्य कार्य क्या है? यानी कि छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखने में मदद करना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न है 29 कि वर्ड मतलब MS वर्ड स्क्रीन के शीर्ष यानी टॉप पर स्थित वह कौन सी बार है जो यह प्रदर्शित करती है कि आप वर्तमान में किस नाम की फाइल पर काम कर रहे हैं। यानी कि वर्तमान में आप किस फाइल पे काम कर रहे हैं, ये कौन शो करता है? यह टाइटल बार शो करता है। कौन शो करता है? यह टाइटल बार शो करती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और इस क्वेश्चन का ये मतलब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा मतलब स्कूली बच्चों की ई लर्निंग के लिए शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ऐप का क्या नाम है। तो झारखंड सरकार के द्वारा जो स्कूली बच्चों हैं उन लोग के लिए ई लर्निंग का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि ऐप लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जे गुरुजी। क्या नाम है? तो जे गुरुजी नाम है, जो कि झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा यह विकसित किया। किसके द्वारा? तो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के द्वारा यह बनाया गया है, जो कि कक्षा 1 से लेके 12 तक के छात्रों को इसमें ई बुक्स, वीडियो लेक्चर और क्विज जैसे जो हैं वो सुविधाएं मिलती है ऑनलाइन मोड में। दोस्तों, ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी साथी आपके जेटेट के एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो कंप्यूटर जो है इसमें नया ऐड किया गया है। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है ये मिक्स क्वेश्चन, हमारा प्रयास है कि आप लोग कंप्यूटर में जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 10 के 10 आपका सही हो। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी स्टडी चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं उसमें भी आप कोई वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। इस का PDF जो है आप
आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप झार शिक्षा पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां से आप लोग इसे 24 आवर के बाद उसमें से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, पर वहां पर आपको ये डाल दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।